हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। मैं राहुल कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स पर। और आज बिहार एग्जाम्स पर हम बात करेंगे भारत फ्रांस संबंध की। मतलब इंडिया फ्रांस का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, बदलते हुए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके संबंध में वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जिस तरह से ब्रेग्जिट की चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से घटनाएं चल रही हैं सारी, उन सारी घटनाओं के क्रम में जो यूरोप का महत्व है और जो ब्रिटेन का महत्व है, वो सारी चीज़ों के आलोक में हमें जो यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, जो महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं, उन महत्वपूर्ण देशों और उन महत्वपूर्ण कंट्रीज़ को उस तरह से देखने की ज़रूरत है। उनके साथ भारत के संबंधों को एक बार फिर से देखने की उस तरह से ज़रूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये मैं हूं राहुल मिश्रा। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है दोस्तों 2017 में। इसके अलावा मैं हिंदी से नेट जेआरएफ भी हूं और 3 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक है मेरा, इससे आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए हम आपको देते क्या हैं, तो हम आपको बेसिकली डेली लाइव क्लासेस देते हैं जहां आप अपने एजुकेटर से थ्रू जुड़ सकते हैं डेली। जैसे आप मुझसे जुड़ते हैं 2 अगस्त तक, मैं लगातार आपके साथ 31 जुलाई तक बेसिकली कहिए, तो 31 जुलाई तक मैं आपके साथ लगातार उस तरह से जुड़ा हूं क्योंकि उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो मैं अनअकैडमी के साथ नहीं हूँ। तो आप जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वो और एजुकेटर्स को भी उस तरह से देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए और भी एजुकेटर्स को उस तरह से देखिए, उनकी जो एजुकेशन है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है उसको देखिए, उनके डाउट सेशंस देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 अगस्त तक ही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हूँ अनअकैडमी पर ना। और इसके अलावा आप लाइव टेस्ट और क्विजेज देख सकते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज के संबंध में आप देखिए तो आप उस तरह से यहाँ पे मॉक टेस्ट ले सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, जांच सकते हैं उन सारी चीज़ों को। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के थ्रू आप देखिए तो जैसे मैं अभी आपको 65वीं बीपीएससी है, तो 65वीं बीपीएससी के संदर्भ में मैं लगातार 2 महीने से आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था, पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसी क्रम में आपने देखा होगा हमने बात किया इकोनॉमिक्स पे, हमने पॉलिटी पे बात किया, हमने आईआर पे बात किया, साइंस टेक के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुने थे हमने, उन सब पे हमने उस तरह से बात करने की कोशिश की। और अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं, तो जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, बहुत बार देख सकते हैं, उस तरह से लगातार रिपीट पर लगा के। इसके लिए सब्सक्रिप्शन की कुछ फीस है, तो सब्सक्रिप्शन की फीस अगर आप देखें तो यहाँ पे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है ना, और उसकी कीमत 7,000 है, लेकिन 6300 हो जाती है मेरा कोड डालने के बाद। लेकिन ये मेरा कोड अब उस तरह से आप डाल तो देंगे लेकिन मेरी क्लासेस आपको नहीं मिल पाएंगी 2 अगस्त के बाद। तो जब आप ये कोड वगैरह फिल कर रहे हों तो सारी चीज़ें सोच लीजिएगा, प्रॉस एंड कॉन्स सब सोच लीजिएगा, और एजुकेटर्स को भी देख लीजिएगा ना, क्योंकि एक एजुकेटर्स के दम पे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं है, तो बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं वहाँ पे, तो उनको उस तरह से देख लीजिएगा। मैं 2 अगस्त के बाद अवेलेबल नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप एडमिशन लें तो कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें देख लें कि मैं अवेलेबल यहाँ पे नहीं हूँ और ना रहूँगा अभी भविष्य में। ठीक है, तो वो चीज़ें उस तरह से देख लीजिएगा आप लोग। 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो 8,400 फीस है, जो 10% ऑफ के साथ 7,560 हो जाती है। लेकिन फिर वही चीज़, ये कोड वगैरह तो आप डालेंगे लेकिन ये समझते रहिएगा कि 2 अगस्त के बाद मैं नहीं हूँ, तो मेरी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। और एजुकेटर्स हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के पास, वर्ल्ड क्लास एजुकेटर्स हैं इनके पास, तो आप इनसे उस तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं इनके पास, एक एजुकेटर्स के दम पे थोड़ी चल रहा है इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज़ें हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे भारत फ्रांस संबंधों पर। तो जो भारत फ्रांस संबंध हैं उनकी बात करेंगे। तो भारत फ्रांस संबंधों को जब भी मैं आपको आईआर पढ़ाता हूँ, मैंने कोशिश ये की है लगातार आईआर पढ़ाने में। कल भी मैंने आपको भारत सऊदी अरब रिलेशंस पढ़ाए थे, तो भारत सऊदी अरब रिलेशंस देखिए या भारत फ्रांस संबंध देखिए, तो जब भी आईआर को देखने का नजरिया होता है हमारा, तो हमारा आईआर को देखने का नजरिया हर बार होना चाहिए आज के समय से पीछे की ओर जाके देखते हुए। ठीक है, क्योंकि बदला हुआ जो
वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके संदर्भ में हमें देशों की जो संबंध हैं, जो दो देशों के संबंध हैं, उनको बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में या बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में उस तरह से देखने की जरूरत है। ठीक है कि आज जरूरत क्या है भारत को फ्रांस की, पहले क्या थी, ये सारी चीजें क्योंकि बदल रहा है पूरी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर, चीजें बदल रही हैं पूरी तरह से, उसको देखने की जरूरत है। तो इसी क्रम में हमने क्या देखा, तो हाल ही में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ, हाल ही मतलब 2019 में, 2019 में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांस की यात्रा की उस तरह से, और भारत फ्रांस के जो रणनीतिक संबंध हैं इनको और अधिक मजबूती प्रदान की। भारत फ्रांस के स्तर पर रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान की, और रणनीतिक संबंधों को किन स्तरों पर मजबूती प्रदान की, तो अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पूरी वार्ता का ये जो पूरा डायलॉग हुआ है यहाँ पर द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में, इसके कुछ फोकस बिंदु रहे। तो इस चर्चा का ये जो वार्ता रही है, इसका व्यापक फोकस किन किन बिंदुओं पर रहा है, तो पहला तो रहा है भविष्य के लिए रक्षा अधिग्रहण। आपको पता है भारत लगातार आप देखिए उस तरह से घिरा हुआ है किन शत्रु देशों से, जो शत्रु देश हैं, और उसी तरह से आप देखिए जो चाइना है वो भी उस तरह से अब शत्रु देश जैसा बर्ताव करने लगा है। ठीक है, हालांकि बीच में कुछ समय तक चाइना के साथ हमारे संबंध बेहतर थे, लेकिन अभी देखो तो चाइना के फ्रंट पे हम उस तरह से घिरे हुए रहते हैं। उस तरह से देखिए पाकिस्तान हमें समस्या करता रहता है हमारे लिए लगातार, आतंकवाद को निर्यात करके, और चाइना भी उस तरह से लगातार जो सीमा विवाद वगैरह उभारता रहता है। उस संदर्भ में हमें हमारी जो संप्रभुता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए किसकी जरूरत है, रक्षा उपकरणों की बहुत बेहतर जरूरत है, निगरानी हमारी बेहतर होनी चाहिए बॉर्डर पर। ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर होंगी तो उसके लिए जरूरत किस चीज होगी, उसके लिए जरूरत होगी डिफेंस टेक्नोलॉजीज की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, और मॉडर्नाइजेशन की। ठीक है, डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन की। तो फ्रांस जो है उस तरह से देखिए तो एक तरह से रक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश है, और इसी तरह से डिफेंस क्षेत्र में जो कहें तो एक्विजिशन ना, डिफेंस एक्विजिशन के क्षेत्र में बात हुई किसकी, तो इस मुद्दे में जो व्यापक फोकस रहा, तो भविष्य के रक्षा अधिग्रहण पर विशेष फोकस रहा। और दूसरा जो मुद्दा रहा ऊर्जा सुरक्षा का, पहला तो सुरक्षा रहा, आपने देखा पहला तो उस तरह से सुरक्षा रहा, और दूसरा क्या रहा, दूसरा ऊर्जा सुरक्षा रहा। ठीक है, तो ऊर्जा सुरक्षा में आपने क्या देखा, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ना, ये जो जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसको स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है अभी तक, इस पर जिक्र किया गया, इस पर चर्चा की गई। और तीसरा मुद्दा क्या रहा जो चर्चा का व्यापक फोकस रहा, वो रहा अभिसरण। अभिसरण क्या है, अभिसरण तो देखिए बेसिकली कन्वर्जेंस को क्या कहा जाता है, अभिसरण मतलब भारत और फ्रांस के कई सारे ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिनमें इनके हित आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, टकराते मतलब मिल जाते हैं एक बिंदु पर आकर। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो सोच है भारत की, वही सोच किसकी है, वही सोच हो सकती है फ्रांस की भी हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए बहुपक्षीयता के संबंध में, मल्टीलैटरलिज्म के संबंध में जो सोच है इंडिया की, हो सकता है यही सोच फ्रांस की भी हो। तो इन दोनों चीजों को देखने की और इन देशों को उस तरह से देखने की जरूरत है। क्या जरूरत है, अभिसरण करने की जरूरत है, जो इस तरह से चीजें घट रही हैं उनको उस तरह से देखने की जरूरत है। और व्यापक फोकस इसी पर रहा कि जो हमारे अभिसरण के मुद्दे हैं, जहां पे हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। चलिए ये तो बात रही, आगे देखते हैं क्या रहा। आगे हम देख रहे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जो इंडो पैसिफिक ओशन का क्षेत्र है, ये हमने बताया था इंडो पैसिफिक ओशन का क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे मान लीजिए इंडिया है, ये पैसिफिक ओशन है उस तरह से, और इसी का एक मार्जिनल सी क्या है, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे हम साउथ चाइना सी पे बात कर रहे हैं। तो साउथ चाइना सी में तो देखें तो यहाँ पे इंडियन ओशन भी आ गया, यहाँ पे साउथ चाइना सी आ गया, यहाँ पैसिफिक ओशन है। इन सब को जोड़ के ही क्या बनता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र।
इंडो पैसिफिक रीजन, जिसे पहले क्या कहा जाता था, जिसे पहले कहा जाता था एशिया पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक रीजन कहने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि इस क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ये वर्ड जब से कॉइन किया गया है, ये टर्म जब से कॉइन किया गया है, तो भारत की जो क्षमता है उसको क्या किया गया है, उसको उस तरह से बढ़ाया गया है, या बढ़ा के उस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भारत यहाँ पर एक बड़ा पावर है। केवल चाइना नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत भी एक बड़ा पावर है, एक बड़ा अभिकर्ता है, एक बड़ा एक्टर है। और यहाँ पे क्या देखना है, तो सामरिक और क्या राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ साथ फ्रांस और भारत को प्रमुख रणनीतिक और समान विचारधारा वाले भागीदार के रूप में पुष्ट करने और रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने पर रहा। तो सामरिक स्तर पर अगर देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक स्तर पर देखा जाए तो क्या है, तो आपने देखा है ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, यहाँ पर चीन क्या कर रहा है, अगर देखा जाए तो ऊपर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से लगातार सामरिक जो उसके हित हैं भारत के, उसको चीन चुनौती दे रहा है। और क्या, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हिंद महासागर में जो निवल सुरक्षा प्रदाता की जो भूमिका है भारत की, उसको भी क्या कर रहा है चीन, उसको भी चीन उस तरह से चुनौती दे रहा है। ठीक है, तो सामरिक स्तर पर तो ये हो गया। इसीलिए जब मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको इंडियन रिम एसोसिएशन, या आप क्या कहें इंडियन ओशन कमीशन, बेसिकली इंडियन ओशन कमीशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आईओसी, इंडियन ओशन कमीशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंडियन ओशन कमीशन में मैंने बताया था भारत को यहाँ पे पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिल गया है, पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिल गया है। और इस पर्यवेक्षक राष्ट्र के दर्जे के रूप में हमने क्या देखा था, पर्यवेक्षक राष्ट्र के दर्जे के रूप में हमने ये देखा था कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं, मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है इंडियन ओशन का, ये इंडिया है, और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, 5 छोटे छोटे द्वीपीय देश थे, इन्होंने मिलकर इंडियन ओशन कमीशन इस तरह से बनाया था ना? और इस इंडियन ओशन कमीशन में भारत क्या करना चाहता है, भारत, और यहाँ पे देखिएगा रियूनियन द्वीप वगैरह जो है वो फ्रांस का उस तरह से कॉलोनी है, उपनिवेश है, अभी भी रियूनियन द्वीप पे फ्रांस का अधिकार है। तो यहाँ पे भारत क्या करना चाहता है, इस इंडियन ओशन के रीजन में या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, बड़े स्तर पे ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र हुआ, भारत को एक प्रमुख रणनीतिक ना और सामरिक स्तर पर आप देखें तो उस तरह से एक मजबूत देश के रूप में क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है ना, भारत को एक स्थापित कर रहा है एक प्रमुख सामरिक और राजनीतिक प्राथमिकता के रूप में। तो आप देखते हैं संप्रभुता से किस तरह राजनीति जुड़ती है, तो संप्रभुता के माध्यम से ही आप देखिए राष्ट्रीय हित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हित में संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। और राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ आप क्या देखते हैं, फ्रांस और भारत क्या करते हैं, एक प्रमुख रणनीतिक और समान विचारधारा वाले भागीदार के रूप में रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने पर इनका बल रहता है। ये चीजें हमें देखने की जरूरत है क्या, कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति है, उस आक्रामक विस्तारवादी नीति को काउंटर कौन कर सकता है, तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं तो क्वेड भी बना है उस तरह से, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वो कर रहे हैं। और एक अन्य स्तर पर देखिए तो भारत और फ्रांस भी उस तरह से क्या कर रहे हैं, चीन की जो आक्रामक विस्तारवादी जो एक्सपेंशनिस्ट जो एक पॉलिसी है उसको काउंटर कौन कर रहा है, तो उसको काउंटर इंडिया और फ्रांस उस तरह से मिलके कर रहे हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। चलिए इसके अलावा बात करें तो डिजिटल स्पेस में, डिजिटल स्पेस मतलब, तो देखिए भारत में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी ने क्या किया है, मुकेश अंबानी ने जो 5G के ट्रायल्स हैं उस तरह से बोला है कि इंडिया में 5G वही ले आएंगे। हमने हुवेई के साथ अपने जो प्रोजेक्ट थे उनको क्या कर दिया है, 5G के संबंध में वो कैंसिल कर दिए हैं उस तरह से। तो जो डिजिटल स्पेस है यहाँ पर देखें तो डिजिटल स्पेस में दोनों देश मतलब इंडिया और फ्रांस, ये दोनों देश क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों देश उस तरह से साइबर सुरक्षा को और डिजिटल प्रौद्योगिकी संबंधी रोडमैप को अपनाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल स्पेस में ये दोनों देश, चाहे वो भारत हो चाहे फ्रांस हो, एक साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी संबंधी रोड मैप को अपनाएंगे। और ये चीज किस्मत बात हुई थी, ये द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में ये चीजें
डिस्कस की गई थी। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में ये चीजें उस तरह से डिस्कस हुई थी कि यहाँ पर हम साइबर सुरक्षा के संबंध में, क्यों, क्योंकि आप देखिए तो साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो पेरिस कॉल है, ठीक है, या फिर आप देखते हैं बुडापेस्ट अभिसमय है, तो बुडापेस्ट अभिसमय भी ठीक ठाक है, लेकिन पेरिस कॉल उस तरह से एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं साइबर सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं, एक उस तरह से कन्वेंशन है, लेकिन भारत उसका अंग नहीं है, क्योंकि भारत का आरोप क्या था पेरिस कॉल के संदर्भ में कि भारत से उस तरह से पूछा नहीं गया, ठीक है, बनाते वक्त, और उसके हितों को उस तरह से संरक्षित नहीं रखा जाएगा, उसमें चेंज भी नहीं किया जाएगा। तो डिजिटल स्पेस में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है, तो जरूरत यह है कि डिजिटल सिक्योरिटी और जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसको जोड़ के एक रोड मैप बनाया जाए, और उस रोड मैप में क्या बताया जाए, उस रोड मैप में यह सुनिश्चित किया जाए कि दोनों देश अपने यहाँ साइबर सुरक्षा को उस तरह से श्योर करेंगे और डिजिटल सिक्योरिटी या डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके एक तरह से रोड मैप बनाएंगे, ये चीजें हम समझ पाए। इसके अलावा बात करें तो इस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में कौन कौन से और मुद्दे रहे चर्चा में, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, और ये क्या कहलाता है, सेंटर फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड एटॉस, ठीक है, ये कहलाता है सेंटर फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये एडवांस्ड कंप्यूटिंग के उदाहरण है क्वांटम कंप्यूटिंग और एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटिंग और एटॉस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की जरूरत क्या है, तो देखते हैं कि बदलते हुए समय में जैसे पर्यावरण को, जलवायु परिवर्तन, जब से ये सारी चीजें उभर रही हैं, तो मौसम के संबंध में और जो चीजें पर्यावरणीय घटक हैं उनके संबंध में हमें जानकारी अभी तक कम थी, तो हम क्या कह रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मौसम का हम सटीक अनुमान लगा सकें, ठीक है, और चीजें विज्ञान के क्षेत्र में हम उस तरह से प्रगति कर सकें। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आप देखते हैं तो फ्रांस वगैरह या जो यूरोपियन नेशंस हैं उनका जो कंप्यूटिंग का सिस्टम है, उनका जो तंत्र है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आप देखेंगे तो उस तरह से एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काम हुआ है उस तरह से, और एक सहयोग समझौता साइन हुआ है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग उस तरह से देखा था, क्या था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यहाँ पे उस तरह से ह्यूमन एरर नहीं रह जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है उद्योग के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो उत्पादकता सुनिश्चित की जा सकती है, कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे रोल हैं, और उन सारे रोल्स को अगर आप देखें तो डिजिटल स्पेस में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी से जोड़ के डिजिटल स्पेस के लिए जो साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी संबंधी रोड मैप है उसको एश्योर करने के लिए क्या किया गया, इस सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटिंग था। अब ये एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटिंग क्या है, तो आप देखते हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इसी का अगला चरण आपको कहाँ दिखता है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटिंग में। तो आने वाली ये सुपर कंप्यूटर्स की एक श्रृंखला है, आने वाले सुपर कंप्यूटिंग तकनीक है ये एक तरह की, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के आगे का भविष्य निर्धारित कर रही है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटिंग। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में जिन पर पूरी आपकी चर्चा रही और इन सारे मुद्दों पर लगातार बात की गई। चलिए आगे देखते हैं सहयोग के क्षेत्रों के संबंध में। हमने अभी तक देखा भारत फ्रांस संबंध को, भारत फ्रांस संबंध को हमने इस रूप में देखा कि जो लेटेस्ट अभी बेसिकली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन बायलैटरल जो एग्रीमेंट हुआ था ना, और जो बायलैटरल जो मीटिंग हुई थी उसमें किन किन मुद्दों पर डिस्कस किया। लेकिन आप देखें तो ट्रेडिशनली भी आप देखेंगे तो सहयोग के कई क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो देखिए समुद्री सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में इंडो पैसिफिक कमांड है, ठीक है। समुद्री सुरक्षा, जो सी है, जो ओशंस हैं उनकी सिक्योरिटी के क्षेत्र में सिक्योरिटी। अच्छा यहाँ खतरा क्या क्या है, खतरा ये है ओशंस के संबंध में आप देखते हैं सी पायरेसी का खतरा है, सी
पायरेसी का खतरा है। और क्या खतरा है? और आपको दिखाई पड़ता है सी के माध्यम से टेररिज्म का खतरा है। ये भी है, टेररिज्म वाला खतरा है। तो ये दोनों चीजें, सी पायरेसी, सी टेररिज्म, ठीक है। तो समुद्र की सुरक्षा करना, और देखिए तो और सी पोल्यूशन भी है ना, समुद्री प्रदूषण, ऑयल स्पिल वगैरह इसमें आ जाता है। समुद्र में तेल रिसाव की जो घटना हो जाती है कई बार, तो ये सी पोल्यूशन का भी क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, तो समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में ना, सुरक्षा आप पर्यावरण के भी दृष्टि से देख सकते हैं, टेररिज्म की दृष्टि से भी देखते हैं, पायरेसी की दृष्टि से भी देखते हैं। तो इस सब की वजह से क्या देखते हैं, तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का संचालन किया गया और समुद्री निगरानी के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। इसको उस तरह से देखने की जरूरत है। तो समुद्री सुरक्षा सहयोग की बात देखी गई है यहाँ पे। तो जो समुद्री सुरक्षा सहयोग है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं समुद्री सुरक्षा सहयोग के अंतर्गत, तो समुद्री सुरक्षा सहयोग के अंतर्गत न केवल वरुण, ये जो नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होता है, इसके अतिरिक्त हमें क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पर समुद्री निगरानी के भी क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जब मैं आपको इंडियन ओशन कमीशन उस तरह से पढ़ा रहा था, यहाँ पर भारत को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिला था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कई सारे डेटाज को उस तरह से शेयर करेगा भारत इन छोटे छोटे द्वीपीय देशों के साथ, ताकि इनकी भी संप्रभुता सुरक्षित रह सके और समुद्री निगरानी के संदर्भ में भी इनको मदद मिल सके। चलिए अब बात हम करते हैं बहुपक्षीय निकायों में सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में। तो आपसे अगर हम बात करें तो बहुपक्षीय निकाय क्या है मुख्यतः, तो बहुपक्षीय निकाय जो है वो सामान्यतः जो कहा जाता है बहुपक्षीय निकायों के संदर्भ में, दो से अधिक देश, जहां पर दो से अधिक देश होते हैं उन्हें कहा जाता है बहुपक्षीय निकाय। मतलब दो से अधिक देश मिलकर अगर किसी मुद्दे पर बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो मल्टीलैटरलिज्म कहलाएगा ना, बहुपक्षीयतावाद कहलाएगा। लेकिन आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भविष्य में ना जो चीजें घट रही हैं जिस तरह से, उसमें बहुपक्षीयतावाद का जो एक चलन है वो कम होता जा रहा है। क्यों? इसके उदाहरण कुछ देखिए। तो उदाहरण आप देखिए तो टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, या आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, या फिर आप देखिए यूएन। ये जो देश हैं, मतलब ये जो यूएन में आप देखेंगे, आरसीईपी में देखेंगे, टीपीपी में हैं, तो यहाँ पे देश उस तरह से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनके अपने हित आड़े आ जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो टीपीपी हो, चाहे आरसीईपी हो, चाहे यूएन हो, ये उस तरह से देशों को एश्योर नहीं कर पा रहे हैं किस स्तर पर कि आपके हितों का संरक्षण किया जाए। इसीलिए देखिए तो टीपीपी किसके नेतृत्व में चलता था, तो टीपीपी उस तरह से चल रहा था अमेरिका के नेतृत्व में, यूएसए के नेतृत्व में। आरसीईपी किसके नेतृत्व में चल रहा था, तो लगभग चीन का नेतृत्व आप मान सकते हैं। यूएन में देखेंगे तो यूएन में सभी देशों की उस तरह से सहभागिता थी। तो टीपीपी से जिस तरह से यूएसए बाहर निकल गया, या आरसीईपी से जिस तरह से आरसीईपी में इंडिया के मुद्दे अनसुने रह गए, तो उस स्थिति में आरसीईपी से बाहर निकल गया कौन, इंडिया निकल गया। तो आरसीईपी की प्रासंगिकता संदेह के दायरे में आ जाती है, टीपीपी की प्रासंगिकता संदेह के दायरे में आ जाती है, और यूएन, यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता भी उस तरह से क्या हो जाती है, संदेह के दायरे में आ जाती है। इसको किस तरह से समझने की जरूरत है, इसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि भारत के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस का पुनर्जन्म करना होगा, तो इसका कुल मिलाकर मतलब ये निकलता है कि यूनाइटेड नेशंस अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है, और उसको दोबारा प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमें उन सारे मुद्दों पे काम करना होगा जो यूनाइटेड नेशंस को कमजोर कर रहे हैं, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को इरोड कर रहे हैं। उन सारे मुद्दों पर हमें क्या करना है, बात करना है, और बहुपक्षीय निकायों में उस तरह से सहयोग को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में हम क्या देख रहे हैं, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA में फ्रांस की दावेदारी को किसका समर्थन मिल रहा है, भारत का समर्थन मिल रहा है। तो भारत क्या कर रहा है,
तो भारत IORA में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में फ्रांस की दावेदारी को समर्थन दे रहा है। इसके अलावा क्या कर रहा है, मतलब आप देखेंगे तो इसी वर्ष मतलब 2019 में जो आयोजित होने वाली हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी है, इसमें फ्रांस की अध्यक्षता जैसे सहयोगात्मक कदम से फ्रांस की प्राथमिकताओं के साथ भारत के निकटता से जुड़ने के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या समझा, यहां पे आपने ये समझा कि 2019 में आयोजित होने वाला है हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी, इंडियन ओशन। तो आपने क्या देखा, इंडियन ओशन में ही आप देख रहे हैं कि फ्रांस के कुछ द्वीप हैं, रियूनियन जैसे द्वीप हैं, और भी कई सारे देश हैं। ठीक है, फ्रांस के और भी कई सारे द्वीप हैं, क्योंकि फ्रांस क्या करता है, फ्रांस उस तरह से इंग्लैंड के साथ, या आप क्या कह सकते हैं, ब्रिटेन के साथ उस तरह से औपनिवेशिक शक्ति थी। और भारत में भी लंबे समय तक दोनों देश अपनी प्रभुत्व कायम करने के लिए लड़ते रहे, उस तरह से इनके बीच प्रतिस्पर्धा रही, कंपटीशन रहा। हालांकि अंततः ब्रिटिश जो थे, इन्होंने फ्रेंच को निकाल के बाहर कर दिया यहाँ से, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी में फ्रांस की अध्यक्षता जैसे सहयोगात्मक कदम से फ्रांस की प्राथमिकताओं के साथ भारत के निकटता से जुड़ने के अवसर प्रदान करेंगे। तो फ्रांस भी यहाँ पे प्राथमिकता में रहेगा और भारत निकटता से जुड़ पाएगा, किन के माध्यम से, बहुपक्षीय निकायों के उस तरह से माध्यम से। तो बहुपक्षीय निकायों के माध्यम से भी हम क्या देख रहे हैं, बहुपक्षीय निकायों के माध्यम से हमारी कोशिश है पूरी तरह से कि हम भारत और फ्रांस अपनी चीजें सुधारें, अपने संबंध सुधारें, और बहुपक्षीय जो निकाय हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी सुधार करें। चलिए, अब बात कर रहे थे हम फ्रांस की। तो फ्रांस में ही आप देख रहे हैं, हमने आपसे बात की कि किस तरह से इंडियन ओशन में फ्रांस के कई सारे द्वीप हैं। तो उसी में देखिए, तो ये एक द्वीप है जिबूती। जिबूती में जो देश है, बेसिकली जिबूती, यहाँ पर अबू धाबी में इसके कुछ नौसैन्य अड्डे हैं, और रियूनियन द्वीप में तो आपने देखा ही है, फ्रांस का उस तरह से अधिकार ही है पूरा पूरा। तो यहाँ पे जिबूती और अबू धाबी, ये जो दो उस तरह से देखें तो कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे इन दोनों जगह भी फ्रांसीसी नौसैन्य अड्डे उस तरह से क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, किसकी, भारत की, और भारत के संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। किस क्षेत्र में, तो भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा इस क्षेत्र में, भारत निवल सुरक्षा प्रदाता बनेगा। कहां पर, इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में भारत निवल सुरक्षा प्रदाता बनेगा। इस चीज को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, कौन मदद कर सकता है, फ्रांस मदद कर सकता है, और फ्रांसीसी सैन्य अड्डे उस तरह से मदद कर सकते हैं भारत को कि भारत यहाँ पे अपनी उस तरह से सेना, अपनी उस तरह से नौसैन्य अभ्यास उस तरह से कर सकता है। ठीक है, और भारत से किस तरह से मदद ले सकता है फ्रांस, तो भारत से ऐसे मदद ले सकता है कि भारत अब स्वयं भी, आप देखेंगे तो ड्यूक आइलैंड पर जो ओमान में है, मॉरिशस और सेशल्स जहां पर एजम्पशन आइलैंड है, पीटी में भी पूछा जा सकता है एजम्पशन आइलैंड कहां पे है, तो भारत क्या कर रहा है, भारत यहां पर अपनी नेवी की सुविधाओं का निर्माण करना चाहता है। तो कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हैं, तो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में जो भारत उभरना चाहता है, जो भारत का विकास उस तरह से होना चाहता है, उस सारे क्षेत्र में हम ये समझ रहे हैं कि उस सारे क्षेत्र में क्या करना है, तो उस पूरे क्षेत्र में आपको ये दिखाई पड़ता है कि भारत अब ना केवल ओमान में, मॉरिशस में, सेशल्स में अपनी नौसेना की सुविधाओं का निर्माण कर रहा है, बल्कि फ्रांस के जो सैन्य अड्डे हैं उनके साथ भी उस तरह से बातचीत का क्रम आगे बढ़ाए हुए है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये साझे हित के मुद्दे के रूप में उभरता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखें तो हम बात करेंगे अब स्पेस पर, अंतरिक्ष पर। ठीक है, तो अंतरिक्ष पर देखिए, जैसे इंडिया की कंपनी है इसरो, ऐसे फ्रांस की अंतरिक्ष कंपनी है CNES, इसे CNES कहा जाता है। तो 2015 में ही आपने क्या देखा, CNES और इसरो के बीच परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। मतलब जो परियोजनाएं चलती हैं, इनको आगे फास्टन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए उस तरह से। ठीक है, यहां पे आपने क्या देखा
तो जो फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो इसरो है, ये मिल के जो इन्होंने समझौता ज्ञापन उस तरह से हस्ताक्षरित किए हैं, इससे क्या करेंगे, ये जलवायु को उस तरह से मॉनिटर करेंगे, जलवायु को उस तरह से ट्रैकिंग उसकी करेंगे जलवायु की। तो इसके माध्यम से क्या है, अंततः जलवायु परिवर्तन के संबंध में ये दोनों देश मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन को लेके बहुत सजग हैं। और 2015 में ही आपने क्या देखा था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो दोनों देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को भी उस तरह से बनाने की बात की थी और बना भी दिया था 2015 में। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि जलवायु मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग, इन दोनों के लिए भारत के ओशनसेट 3 उपग्रह के वर्ष 2019 में लॉन्च संबंधी संयुक्त मिशन को अंतिम रूप देने में नेतृत्व प्रदान किया है। तो भारत का जो ओशनसेट 3 उपग्रह है, इसको जो लॉन्च किया गया पिछले साल, इसको अंतिम रूप देने में नेतृत्व प्रदान किया किसने, CNES ने। तो आप क्या देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के संबंध में, जलवायु की मॉनिटरिंग के संदर्भ में जो ओशनसेट 3 उपग्रह उस तरह से छोड़ा गया था भारत की तरफ से, उसमें किसकी मदद ली गई थी, तो फ्रांस के आर्गोस सिस्टम की। और किसकी मदद थी, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी की। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र में सहयोग है ना, जो क्षेत्र में सहयोग है, वो केवल जमीनी स्तर पर ना होकर अंतरिक्ष के स्तर पर भी हमें दिखाई पड़ता है। और ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच एक ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता चला जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच। तो ये सहयोग का हमारा दूसरा क्षेत्र था जिसे अंतरिक्ष के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इसी के परिणाम स्वरूप थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग ना, जिसे TII भी कहते हैं, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए, बेसिकली थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए संयुक्त रूप से विकसित तीसरे उपग्रह तृष्णा को प्रक्षेपित किया गया है ना। तृष्णा एक उपग्रह है जो क्या है, जो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग करेगा, ठीक है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग करेगा, और ऐसा उपग्रह है, इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो पहला स्तर पर हमें क्या दिखता है, ओशनसेट 3 दिखता है, दूसरे स्तर पर हमें तृष्णा दिखता है। और देखिए तो फ्रांस भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मंगल मिशन, जिसे मिशन मंगल कह सकते हैं या मार्स कह सकते हैं, या शुक्र पर, वीनस पर भविष्य में भेजे जाने वाले अंतर्ग्रहीय मिशनों में योगदान देने पर भी विचार कर रहा है। फ्रांस क्या कर रहा है, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसका जो मंगल हमारा, आप क्या कह सकते हैं, मंगल उस तरह से मंगल अभियान कह सकते हैं, शुक्र अभियान कह सकते हैं, या मंगलयान उस तरह से कह सकते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों में आप देखिए मंगल को लेके जो हमारी सोच है, जिस तरह से हम मंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, शुक्र ग्रह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, भविष्य में जो भी चीजें होने वाली हैं, इस सारी क्षेत्रों में जो अंतर्ग्रही मिशन है, इनमें मदद कौन करना चाहता है, फ्रांस, और उसकी जो कंपनी है अंतरिक्ष एजेंसी, आप क्या कह सकते हैं, CNES। तो ये मदद करना चाह रही हैं उस तरीके से, ठीक है, ये आपने देखा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। फिर देखिए तो अंतरिक्ष सहयोग के लिए वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित महत्वाकांक्षी संयुक्त विजन ने अंतरिक्ष और समुद्री सहयोग के समन्वय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अंतरिक्ष और समुद्री सहयोग के समन्वय के लिए और समुद्री निगरानी के छोटे उपग्रहों के एक समूह पर कार्य शुरू करने में सक्षम बनाया। मतलब आप देखेंगे तो अंतरिक्ष और समुद्री सहयोग के समन्वय के लिए समुद्र की निगरानी करने की जरूरत है, और यहाँ पे छोटे छोटे उपग्रहों की उस तरह से जरूरत है। तो देखा तो 8 से 10 उपग्रह छोटे छोटे उस तरह से तैनात किए गए हैं समुद्र में, ताकि समुद्र की उस तरह से निगरानी की जा सके छोटे छोटे उपग्रहों के समूह के माध्यम से। तो ये क्या हुआ, तो अंतरिक्ष सहयोग के लिए देखिए तो वर्ष 2018 में जो हस्ताक्षरित महत्वाकांक्षी संयुक्त विजन था, इसने अंतरिक्ष और समुद्री सहयोग के समन्वय के लिए मार्ग उस तरह से प्रशस्त कर रहा है। तो ये हमारी बात हो गई भारत फ्रांस संबंध में अंतरिक्ष पर, ठीक है। अब दूसरे स्तर पर बात करें राजनीतिक और विदेशी संबंधों।
मतलब राजनीति और विदेशी संबंध जो होते हैं, जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं, उन पर। तो फ्रांस का उदय किस रूप में हो रहा है यहाँ पे? तो फ्रांस का उदय हो रहा है आतंकवाद और कश्मीर संबंधी मुद्दों पर भारत के सबसे विश्वसनीय भागीदार के रूप। मतलब अगर आतंकवाद का मुद्दा उठे या कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वगैरह का इशू उठता है, उन सारे के संदर्भ में आप क्या देखते हैं? तो चाहे आतंकवाद के खिलाफ उस तरह से पक्ष लेना हो, भारत का पक्ष लेना हो, कश्मीर मुद्दों पर भारत का पक्ष लेना हो, इन सारे दोनों स्तरों पर, तीनों स्तरों पर आपको फ्रांस क्या दिखता है? भारत के बगल में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। और ये क्या करता है? ये हमारे विश्वास को, हमारे संबंधों को और गहराई प्रदान करता है कि कोई देश हमारे देश के जो आंतरिक मसले हैं और जो जटिलता है उनको भी उस तरह से समझता है। तो आतंकवाद और कश्मीर संबंधी मुद्दों पर भी एक अच्छे भागीदार के रूप में, विश्वसनीय भागीदार के रूप में फ्रांस का उस तरह से उदय होता है। फिर देखिए, और फ्रांस क्या मदद करता है? फ्रांस यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भी भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। यूएनएससी, इसके संबंध में क्या देखते हैं आप? यूएनएससी की जो स्थायी सदस्यता, हालांकि अभी तो भारत को अस्थायी सदस्यता मिल गई है उस तरह से 2 वर्ष के लिए ना, जो 2021 से स्टार्ट होगी, लेकिन भारत यहाँ पे स्थायी सदस्यता चाहता है। G4 का मेंबर है भारत उस तरह से। तो भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, इसकी स्थायी सदस्यता मिल जाए, और इसी के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है फ्रांस। और इसी क्रम में इसने क्या किया है? इसने बहुपक्षीय नियंत्रण व्यवस्थाओं ना, जो बहुपक्षीय नियंत्रण व्यवस्था है, चाहे वो MECR के तहत ना, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, इसके तहत दो संस्थाएं आती हैं मुख्यतः। MTCR आता है और वासेनार अरेंजमेंट आता है, या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी आता है। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं? इन सभी में क्या करता है? इन सभी में उस तरह से मदद करता है। कौन करता है? भारत के प्रवेश के समर्थन के संदर्भ में मदद किया था। किसने? फ्रांस ने। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे वासेनार अरेंजमेंट की, तो वासेनार अरेंजमेंट क्या है? तो वासेनार अरेंजमेंट लगभग 42 देशों का ग्रुप है, आपने देखा है। वासेनार अरेंजमेंट, ये इस पर पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सका है यूपीएससी में। तो 42 देशों का ग्रुप है, और करना क्या है वासेनार अरेंजमेंट के तहत? तो कंट्रीब्यूट करना है कहां पर? रीजनली और इंटरनेशनली, रीजनली और इंटरनेशनली, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है? सहयोग देना है। किस चीज के लिए? तो सिक्योरिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए सहयोग देना है। किस तरह से? बाय प्रमोटिंग, मतलब प्रमोट करना है किसको? ट्रांसपेरेंसी को और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो आप क्या समझते हैं अगर बात की जाए वासेनार एग्रीमेंट की? तो टू कंट्रीब्यूट रीजनली एंड इंटरनेशनली, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लानी है, बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उत्तरदायित्व उस तरह से हो, पारदर्शिता हो, किसके माध्यम से? ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो जो पारदर्शिता रखी जाए, किसके माध्यम से? जवाबदेही रखी जाए, और इसके माध्यम से जो कन्वेंशनल आर्म्स हैं ना, जो परंपरागत हथियार हैं या जो तकनीक हैं, उनका उस तरह से ट्रांसफर ना किया जाए। तो वासेनार एग्रीमेंट के या वासेनार अरेंजमेंट के तहत आपने क्या समझने की कोशिश की? स्थायित्व की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि इंडिया और फ्रांस दोनों क्या चाहते हैं? विश्व में शांति बनी रहे, विश्व में स्थायित्व बना रहे, और इसी संदर्भ में क्या बात करते हैं? तो वासेनार अरेंजमेंट में जो इंडिया को उस तरह से एंट्री मिलती है, या इंडिया में भारत के प्रवेश का, जो भारत का प्रवेश है वासेनार अरेंजमेंट में, वहां पे प्रवेश का समर्थन करता है फ्रांस, कि विश्व में अंततः क्या रहे? शांति रहे, स्थायित्व रहे, समृद्धि रहे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप देखेंगे तो ये भी मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का एक भाग है। हमने देखा आपको, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के तहत एक पार्ट है उसका, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का।
और ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, एक अनौपचारिक ग्रुप है, उस तरह से औपचारिक ग्रुप नहीं है ये। 1985 में इसका गठन किया गया था, ठीक है, 1985 में गठन किया गया था। पृष्ठभूमि क्या थी एमटीसीआर के गठन की, या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के गठन की, एमटीसीआर नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के गठन की आप देखेंगे तो क्या थी पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि ये थी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के गठन की कि 1984 में इराक में आप देखेंगे उस तरह से रासायनिक हमले हो गए। तो वहां जो रासायनिक हमले हो गए थे मिडिल ईस्ट में, उन रासायनिक हमलों के बाद एक केमिकल जो वीपन्स थे और जो बायोलॉजिकल वीपन्स थे उनको लेके एक डर आ गया था। तो इसीलिए 1985 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का उस तरह से क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को निर्मित किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को निर्मित करने के क्रम में क्या देखा गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को निर्मित करने के क्रम में यह देखा गया था कि अब आगे से भविष्य में जो केमिकल वीपन्स हैं उनका उस तरह से ना यूज किया जाए, और जो बायोलॉजिकल वीपन्स हैं उनका उस तरह से यूज ना किया जाए। चलिए अब बात करते हैं रक्षा संबंधों पर। भारत फ्रांस के संबंध में जो रक्षा संबंध है, तो आपने देखा है, अभी भी आपने सुना होगा, राफेल लड़ाकू विमान उस तरह से आ गए हैं, ठीक है, भारतीय सेना में उस तरह से शामिल होने वाले हैं और शामिल हो भी रहे हैं धीरे धीरे। तो फ्रांस और इसके रक्षा उद्योग, रक्षा क्षेत्र में जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसमें सक्रिय रूप से योगदान देते हैं, ठीक है। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो आपने देखा है डिफेंस सेक्टर में भी उस तरह से, और यहाँ पे जो फ्रांस और इसके रक्षा उद्योग हैं वो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं, और इसीलिए न केवल जो रक्षा संबंध है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, बल्कि मेक इन इंडिया को भी क्या करते हैं, बूस्ट प्रदान करते हैं। मेक इन इंडिया को भी क्या करते हैं, बूस्ट प्रदान करते हैं उस तरह से। और प्रथम परंपरागत जो कन्वेंशनल पनडुब्बी है स्कॉर्पिन, जिसका निर्माण वर्ष 2008 में डीसीएनएस क्या है, बेसिकली फ्रांस की एक नौसैनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो स्कॉर्पिन जो है जिसका निर्माण वर्ष 2008 में डीसीएनएस फ्रांस की एक नौसैनिक क्षेत्र की कंपनी है से प्रौद्योगिकी और सहयोग प्राप्त होने पर भारत में शुरू हुआ, ठीक है। तो स्कॉर्पिन का जो आप देखते हैं जो निर्माण है वो वर्ष 2008 में डीसीएनएस फ्रांस की एक कंपनी है नौसैनिक क्षेत्र की। तो स्कॉर्पिन से प्रौद्योगिकी और सहयोग प्राप्त होने पर भारत में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे डिफेंस के माध्यम से आप देखिए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में भी उस तरह से समस्याएं नहीं आती हैं फ्रांस को। तो ये एक अच्छी चीज है, दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों को देखने के क्रम में ये चीज एक अच्छी चीज है। और इसी क्रम में हम देखते हैं 2015 में समुद्री परीक्षण भी शुरू किया गया था, ठीक है, स्कॉर्पिन का। और दूसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का जलावतरण कब किया गया था, जनवरी 2017 में। तो आप देखिए 2008 से चीजें चल रही हैं डिफेंस में उस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, और उसी तरह से आप देख रहे हैं 2017 तक क्या होता है। तो 2017 तक दूसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी भी उस तरह से आती है। और भारत हमने देखा था ना जिस तरह से ब्लू इकोनॉमी बन रहा है या निवल सुरक्षा प्रदाता की जो भूमिका है भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में, उसके जो महत्वाकांक्षा है उसको भी पूरा करना चाहता है फ्रांस, ठीक है, मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा उद्योग के क्षेत्र में उस तरह से मदद करके, या फिर आप देखें तो उस तरह से जो डिफेंस में जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ट्रांसफर करके। और देखें तो सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण पर भी एक समझौता हुआ। और आप देख ही रहे हैं राफेल अब धीरे धीरे उस तरह से इंडियन एयरफोर्स में आता जा रहा है। तो उनको भी चीजों को देखने की और समझने की उस तरह से जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं आतंकवाद के मुकाबला करने के संदर्भ में। तो आप देखें तो फ्रांस में जो आतंकवादी हमले लगातार आप देख रहे हैं ना, यूरोप में आतंकवादी हमलों की बारंबारता बढ़ती जा रही है। तो हाल के वर्षों में फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों ने साइबर सुरक्षा और चरमपंथ पर चर्चाओं सहित आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी सहयोग के दायरे को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो हाल के वर्षों में आपने क्या देखा है, रिसेंट ईयर्स में फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों ने, जो फ्रांस में आतंकवादी हमले हुए हैं, इन्होंने साइबर सुरक्षा और चरमपंथ पर ना, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी वाली बात हो चाहे रेडिकलाइजेशन वाली बात हो, इन सब पर बात करने के संबंध में आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी सहयोग के दायरे को और विस्तृत कर दिया है, ठीक है। ये चीजें हमें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे यूरोप
आतंकवाद की जद में आता जाएगा, आतंकवाद के दायरे में आता जाएगा। भारत उस तरह से देख रहे हैं तो लंबे समय से उस तरह आतंकवाद से जूझ रहा है, तो आतंकवाद में भी परस्पर कॉपरेशन की, आतंकवाद से लड़ने में परस्पर कॉपरेशन की जरूरत है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से ना, जो चीजें घट रही हैं उनको बताने की जरूरत है, और जो टेररिस्ट, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट हैं, वो सारी भी इंफॉर्मेशन क्या की जाए, वो शेयर की जाए, उनको भी उस तरह से देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये वस्तुओं से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार। अब बात कर लेते हैं आर्थिक पक्ष पर। अभी तक तो हम रक्षा के पक्ष पर बात कर रहे थे, डिफेंस के पक्ष पर बात कर रहे थे, सामरिक पक्ष पर बात कर रहे थे, राजनीतिक पक्ष पर बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे बायलैटरल एग्रीमेंट पर, बायलैटरल ट्रेड पर। तो देखिए वर्ष 2018 में भारत फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार विगत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.60% वृद्धि के साथ 11.52 बिलियन यूरो रहा। ठीक है, तो आप देखिए, तो जो 2018 में भारत फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार था, वो पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2017 की तुलना में कितना ग्रोथ किया है, 7% की ग्रोथ लेके लगभग 11.52 बिलियन यूरो रहा, जो एक ठीक ठाक अमाउंट है, लेकिन पोटेंशियल जितना है उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो इसी अवधि के दौरान देखिए भारत का फ्रांस में निर्यात कितना रहा, तो यहां पे ग्रोथ आपको ज्यादा दिख रही है, 11.77% की ग्रोथ के साथ 5.99, मतलब ऑलमोस्ट 6 बिलियन यूरो रहा, 6 बिलियन यूरो रहा। ये रहा हमारा एक्सपोर्ट, और टोटल व्यापार कितना रहा, तो आप देखिए तो लगभग बराबर का हिसाब है, जितना आयात उतना निर्यात। लेकिन यहाँ पे जो आप निर्यात की जो वृद्धि देख रहे हैं, जो परसेंटेज देख रहे हैं ग्रोथ का, वो ज्यादा है। तो वहां पे यूरोपियन जो नेशंस हैं उनमें क्या होता है, उनमें उस तरह से आप देखें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उस तरह से महत्व दिया जाता है। तो उनके क्षेत्र में हमारी संभावनाएं बन जा रही हैं, क्योंकि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सबसे आला होते हैं, मतलब वो जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स होते हैं अगर उनको उस तरह से फॉलो किया जाए, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, वो सारी चीजें, तो ये भारत का जो फ्रांस में निर्यात है, ये ना केवल मैग्नीट्यूड के लेवल पर बढ़ेगा, बल्कि परसेंटेज के लेवल पर भी काफी बड़ी आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसको इस तरह से भी देखना है वस्तुओं से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार के संग। फिर देखिए, तो अगला पॉइंट, भारत में फ्रांस द्वारा निवेश। तो आपने क्या देखा, तो फ्रांस जो है भारत में 9वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, मतलब एफडीआई काफी ज्यादा लेकर आता है फ्रांस भारत में। और इसी क्रम में आप क्या देखते हैं, फ्रांस भारत में एफडीआई का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरता है, एक मेजर सोर्स बनकर उभरता है, एक कंप्लीट सोर्स उस तरह से बन के उभरता है, और 9वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिस वजह से फ्रांस पर हमारी नजर रहती है। और केवल यही काम नहीं कर रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से, इसके अलावा भी आप देखिए तो हमारी स्मार्ट सिटीज को उस तरह से डेवलप करने में फ्रांस काफी मदद कर रहा है। किस प्रोग्राम के तहत, तो फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ स्मार्ट सिटीज के तहत आप देखेंगे तो ना केवल चंडीगढ़, नागपुर, बल्कि पुडुचेरी पर भी वो काम कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, तो फ्रांस ना केवल निवेश कर रहा है एफडीआई के तौर पर, बल्कि अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटीज को भी उस तरह डेवलप करने में, चाहे वो चंडीगढ़ की बात हो, चाहे नागपुर की बात हो, चाहे पुडुचेरी की बात हो, उस सारे क्रम में फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ स्मार्ट सिटी के तहत इन तीनों भी जो शहर हैं, इनको उस तरह से स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने में फ्रांस मदद कर रहा है, फ्रांस सहयोग कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। तो आपने देखा था जब मैं इनिशियली लेक्चर पढ़ा रहा था, शुरुआत ही मैंने की थी, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो जैतापुर जो परमाणु संयंत्र है उसको स्थापित करने में जो चीजें प्रगति में रही, क्या प्रगति है उस संदर्भ में, उस सब की चीजें भी बात की गई। ठीक है, उन सारी चीजों पर भी बात किया गया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में। और इसी क्षेत्र में हमने क्या देखा, तो परमाणु क्षेत्र में जो 6 ईपीआर हैं ना, यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर हैं, ये जो यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए लगभग 1 दशक पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या आ गई थी, यहाँ पे समस्या ये आ गई थी, जो ये यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर हैं इनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पर यूनिट कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा है, और इससे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो भी काफ़ी महंगा है ना, जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी महंगा है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से ये जो यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स हैं इनको लगाने में भारत उस तरह से सशंकित रहता है। और दूसरी चीज क्या है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगर कोई आपदा आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुआवजा कौन देगा, इन सारी चीजों को लेके भी एक लगातार विवाद की स्थिति बनी रही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो क्या हुआ था, तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर के लिए लगभग 1 दशक पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत 9.6 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना था। और इसके लिए एजेंसीज कौन सी थी, तो NPCIL थी, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, अरेवा थी, और अब EDF के बीच वार्ता चल रही है। तो अरेवा फ्रांस की उस तरह से थी, और अभी EDF भी आ गई है, उसमें जुड़ गई है EDF। इन तीनों के बीच उस तरह से क्या चल रही है, वार्ता चल रही है। वार्ता इन तीनों के बीच चल रही है कि ये जो यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स हैं 6, इनको किस तरह से यहाँ पे स्थापित किया। और आप देखिए अब भारत भी उस तरह से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसके क्रम में अगर कोई आपदा आती है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार औद्योगिक आपदाएं घट रही हैं भारत में, चाहे वो वाइजेक की घटना हो, चाहे गुवाहाटी की घटना हो, औद्योगिक आपदाओं के घटने के क्रम में जो औद्योगिक आपदाएं लगातार घट रही हैं, इसके क्रम में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के स्तर पर अगर कोई आपदा घट जाती है तो वो चीजें समस्या उत्पन्न करेगी। इसलिए भारत इस पर थोड़ा संशयग्रस्त रहता है, और इसीलिए आप देखेंगे तो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था, इस मुद्दे पर बात हुई थी। ठीक है, तो इसको भी, परमाणु क्षेत्र को भी उस तरह से देखने की जरूरत है। अब दरअसल हुआ ये था, मैं आपको बताऊं, जब 1998 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने परमाणु विस्फोट उस तरह से किया था ना, परमाणु परीक्षण किया था, विस्फोट नहीं कहेंगे, परमाणु परीक्षण किया था, तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था बहुत सारे देशों ने, और जिस देश ने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन हटाया था वो देश था फ्रांस। तो फ्रांस के साथ जो हमारे संबंध हैं बहुत मधुर हैं और एक समझ की स्तर पर हैं, और दोनों देशों के बीच एक बहुत अच्छा सामंजस्य दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो इंडिया की NPCIL है, या और फ्रांस की जो EDF है, इसके बीच औद्योगिक उपायों पर अग्रेसित समझौता था। ठीक है, जिसके तहत जैतापुर में चल रहे कार्य को वर्ष 2018 के अंत से पूर्व पूरा करने की घोषणा की गई थी। लेकिन ये चीजें उस तरह से अभी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि हमने क्या देखा कि काम लेट हो गया है उस तरह से। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भी पूछा गया, क्योंकि खत्म तो इसको 2018 के अंत तक ही हो जाना था, लेकिन 2019 में भी ये उस तरह से नहीं खत्म हुआ, तो इस संबंध में प्रगति क्या चल रही है। ठीक है, इस सारे मुद्दों पर भी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई, NPCIL और EDF के स्तर। चलिए अब बात करते हैं शैक्षणिक संबंधों पर। शैक्षणिक संबंधों पर मतलब एजुकेशन पर। तो आप क्या देखते हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स उस तरह से हैं जो यूरोप में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, यूरोप में अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, और उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन क्या बनता है, फ्रांस बनता है। ठीक है, तो देखिए संभावित रूप से सबसे महत्वपूर्ण कदम युवा और विद्यार्थियों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन आप देखेंगे तो इस उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर वर्ष जहां चीन से फ्रांस जाने वाले युवाओं की संख्या 2.5 लाख है, उनकी तुलना में भारतीय केवल 2.5 हजार ही जाते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है। कहाँ भारतीय छात्र 2.5 हजार हैं, और फ्रांसी जो चाइनीज स्टूडेंट हैं जो फ्रांस में उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं वो 2.5 लाख। इस क्रम में क्या है, इस क्रम में जो फीस वगैरह आती है, जो वहाँ पे जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, वो सारी चीज़ें भी उस तरह से क्या करती हैं, भारत के पक्ष को हल्का सा कमज़ोर करती हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को एक अच्छा एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, MOU साइन करना चाहिए कि भारत के छात्रों के लिए उस तरह से फीस वगैरह में कुछ रियायत मिल जाए ना, वो सारी चीज़ें उस तरह से, और शैक्षणिक संबंधों को किस तरह से और गहराई प्रदान की जाए, और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग स्तर पर जाया जा सके। ठीक है, तो ये 9वां क्षेत्र था
जिस पर हम बात कर रहे थे भारत फ्रांस संबंध के क्षेत्र में। और 10वां क्षेत्र है पर्यटन, टूरिज्म। और यहाँ पर देखिए तो वर्ष 2020 के लिए 1 लाख भारतीय पर्यटकों, 1 लाख भारतीय पर्यटकों तथा 3,35,000 फ्रांसीसी पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया है। तो 1 लाख भारतीय पर्यटक उस तरह से आएंगे, ठीक है, कहाँ पर, फ्रांस में, और 3,35,000 फ्रांसीसी पर्यटकों का उस तरह से लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों देशों में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उस तरह से टूरिज्म स्पॉट्स हैं। इंडिया में आप देखते हैं ताजमहल है, या फिर इंडिया की जो डाइवर्स जो आप क्या कह सकते हैं डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, और फ्रांस में आप देखते हैं एफिल टावर वगैरह और वो सारी चीज़ें जो हैं। तो इसकी वजह से क्या है, तो जो फ्रांसीसी पर्यटक हैं इनका भी एक लक्ष्य रखा गया। और पर्यटन का जो क्षेत्र है, आप हालांकि अब कोविड के दौरान आप देखेंगे ना तो पर्यटन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे आने वाले लगभग एक लंबे टाइम तक, 6 महीने 1 साल तक। और उसी क्रम में जो वायुयान की कंपनियां हैं, जो आप क्या कह सकते हैं जो विमानन क्षेत्र है, उसको भी काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी देखनी है। तो 2020 के लिए जो ये लक्ष्य रखा गया था ये तो अब पूरा होने से रहा, क्योंकि कोविड उस तरह से लगातार चल रहा है और आने वाले 6 महीनों तक भी अभी उस तरह से राहत नहीं मिलने वाली है। कई देशों ने अपने यहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, कई देशों ने अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी नहीं ऑपरेट की हैं, कुछ ही देश अभी उस तरह से उबर पाए हैं, ठीक है। तो ये 10वां क्षेत्र है पर्यटन का, जिसमें भारत फ्रांस मिलकर काम करना चाहते हैं। और 11वें क्षेत्र पर अगर बात करें जो भारत फ्रांस के संबंध में है, तो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है। तो इससे निपटने के क्रम में आप देखिए तो वर्ष 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत फ्रांस और भारत द्वारा, पेरिस समझौते के तहत ही इसका गठन किया गया था, ठीक है, किसका, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है। पेरिस समझौते के तहत फ्रांस और भारत द्वारा सक्रिय रूप से अपने सहयोग को क्या किया गया, मजबूती प्रदान की गई, सुदृढ़ता प्रदान की, ठीक है। और साथ ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस समझौते क्रियान्वयन को भी नेतृत्व प्रदान किया और संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का भी शुभारंभ किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी उस तरह से शुभारंभ किया गया। और कोशिश क्या की गई, कोशिश ये की गई कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देशों को एकबद्ध किया जाए और उसी क्रम में जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जा सके और जलवायु परिवर्तन से बहुत अच्छे तरीके से लड़ा जा सके। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को इन्होंने पेज से लाके कहाँ उतार दिया, धरातल पर उतार दिया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को, और उसका भी शुभारंभ किया। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम समझें तो निष्कर्ष के तौर पर क्या समझ सकते हैं, तो भारत और फ्रांस जैसे राष्ट्र जो हैं, इन राष्ट्रों के लिए नेतृत्व करने और इतिहास बनाने के साथ साथ ना भारत और फ्रांस आपस में उस तरह से नेतृत्व करें और इतिहास बनाने के साथ साथ उदयमान संस्थागत ढांचे को आकार देने के लिए इन दोनों देशों के पास एक परफेक्ट समय है। अभी जिस तरह से ये दोनों देशों के हित आपस में जुड़ते हैं, कन्वर्ज करते हैं, उसके साथ साथ जो उदीयमान संस्थागत ढांचे हैं ना, जो उभरते हुए संस्थागत ढांचे हैं, उनको भी आधार प्रदान करने के लिए, उनको भी आकार प्रदान करने के लिए, चाहे वो WHO हो, चाहे UN हो, चाहे और भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सबको आकार प्रदान करने के लिए यही उपयुक्त समय है। और इसी यात्रा के कारण भारत फ्रांस की द्विपक्षीय भागीदारी में बहुत सारी संभावनाएं उस तरह से मौजूद हैं। भारत फ्रांस की जो द्विपक्षीय जो बायलैटरल उस तरह से पार्टनरशिप है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देशों में राजनीतिक नेतृत्व उनका दोहन करने के लिए क्या है, उत्सुक है। और वही उत्सुकता हमें ISA में भी दिखती है, वही उत्सुकता हमें दिखती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वही उत्सुकता हमें दिखती है डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के क्षेत्र में, वही उत्सुकता हमें कहाँ दिखाई पड़ती है, वही उत्सुकता हमें दिखाई पड़ती है जिस तरह से टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सारे क्षेत्रों में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि भारत और फ्रांस जो हैं, जो दोनों देश हैं, ये दोनों देश मिलकर नेतृत्व करना चाहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को उस तरह से अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इतिहास बनाना चाहते हैं और संस्थागत ढांचे को एक आकार देना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को इस तरह से देखने की जरूरत। फिर देखिए कुछ हालिया विकासों पे अगर बात करें, जो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं,
तो इन दोनों देशों ने ना, जैसे आप देखिए तो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट आपने कल देखा था, मैंने बात की थी, यूएसए के साथ लिमोवा हुआ था, ठीक है, ऐसे ही जापान के साथ भी हुआ था। और इसी क्रम में आपने क्या देखा, फ्रांस के साथ भी हमें लिमोआ जैसा एक एग्रीमेंट दिख रहा है, जहां पर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को भारतीय तटों पर लौटने के लिए ना, भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं इनको भारतीय तटों पर लौटने के लिए ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए फिर से ईंधन भरने के लिए जिबूती स्थित फ्रांसीसी नौसैन्य अड्डे तक पहुंच को सक्षम बनाएगा। ये हमें समझ में आ रहा है कि हालिया विकास क्या हुआ है। हालिया विकास ये हुआ है कि दोनों देशों ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है और भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं इनको भारतीय तटों पर लौटने के लिए जो जिबूती स्थित फ्रांसीसी नौसैन्य अड्डे हैं इन तक पहुंच को सक्षम बनाएगा। तो ये एक लॉजिस्टिक्स के लेवल पर आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है और इस तरह से लिमोआ जैसा एक एग्रीमेंट आप देख सकते हैं विकसित हो रहा है दोनों देशों के बीच। चलिए इसके अलावा देखें तो दोनों देशों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री निगरानी के लिए, मैंने आपको बताया हिंद महासागर का जो क्षेत्र है जहां पे फ्रांस के भी कई सारे उस तरह से उपनिवेश हैं, तो वहां पे आपने क्या देखा, तो वहां पे आपने ये देखा कि इस समुद्री निगरानी के लिए उपग्रह समूह के भाग के रूप में 8 से 10 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई है। ये 8 से 10 उपग्रहों को इस तरह से प्रक्षेपित कर दिया जाएगा जो क्या करेंगे, समुद्री निगरानी करेंगे। ठीक है, ये दोनों देश क्या करेंगे, हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री निगरानी करते रहेंगे। और देखें तो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज CNES और इसरो, इन दोनों ने वर्ष 2022 तक मानव अंतरिक्ष यान, मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और बायोइलेक्ट्रॉनिक्स से लिए एक समझौता किया है। तो आपने क्या समझा था, आपने देखा था CNES और इसरो उस तरह से काम कर रहा था, ओशनसेट 3 पर भी काम कर रहा था और क्षेत्रों में भी काम कर रहा था। और उसी क्रम में हमने देखा गगनयान जो योजना है ना, जो गगनयान प्लान है, मानव अंतरिक्ष, मानव को लेके जो अंतरिक्ष यान वाली जो संकल्पना है उसके क्षेत्र में 2022 तक काम करने के लिए CNES और इसरो दोनों उस तरह से तैयार हो गए हैं। और इस क्रम में जो उस तरह से एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको प्रशिक्षण देना और बायो एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए भी एक समझौता किया गया है। तो ये हम देख रहे हैं जो हालिया विकास हैं भारत और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा और हमें क्या दिख रहा है, तो इसके अलावा और हमें देखें तो भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम, जिसे IRSDC भी कहा जाता है, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम ने फ्रेंच नेशनल रेलवे और भारत में रेलवे स्टेशन विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए एक फ्रेंच विकास एजेंसी, जिसे AFD भी कहा जाता है, फ्रेंच विकास एजेंसी के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। और इस त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से क्या होगा, इस त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से रेलवे का विकास किया जाएगा। कहां पर, फ्रांस में उस तरह से। और दोनों जो रेलवेज हैं, चाहे वो फ्रेंच नेशनल रेलवे हो और इंडियन जो रेलवे है, जो आप देखें तो बहुत बड़ा एक संजाल है इंडियन रेलवे का, दोनों अपनी एक्सपर्टीज उस तरह से शेयर करेंगी और इंफ्रा को उस तरह से डेवलप करने में मदद करेंगी। ठीक है, उसको इस तरह से भी देखने की जरूरत है, तो इंफ्रा उस तरह से डेवलप करेगा। तो ये रहा हमारा भारत फ्रांस संबंध। अब इस पर ये अभ्यास प्रश्न है, इसको आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और सारी चीजें भी सर्च कर लीजिएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे एक कथन दिया गया है। इस कथन को क्या कहा जा रहा है, तो भारत फ्रांस के संबंध अपार संभावना से भरे पड़े। मतलब भारत फ्रांस के जो संबंध हैं इनके बीच बहुत ज्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटीज के मुद्दे हैं या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो भारत फ्रांस के संबंध बहुत सारी अपार संभावना से भरे पड़े हैं, किंतु उनके दोहन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा की जरूरत है। मतलब जो संभावनाएं हैं उनका अभी तक ना तो दोहन किया गया, ना उस तरह से हमें एक पॉलिसी दिखती है, ना रूपरेखा दिखती है। उनके लिए एक स्पष्ट रूपरेखा की जरूरत है। इस कथन के आलोक में भारत फ्रांस संबंधों की विवेचना कीजिए।
इस कथन के आलोक में हमें क्या करना है, भारत फ्रांस संबंधों की विवेचना करना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये अभ्यास प्रश्न है, इसको कोशिश करिएगा 450 शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। सारे मुद्दे जो मैंने बताए हैं उनको लिख सकते हैं, इंडिया पैसिफिक क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिख सकते हैं उस तरह से, CNES इसरो लिख सकते हैं, यहाँ पे राफेल का मुद्दा लिख सकते हैं, यहाँ पे आतंकवाद के संदर्भ में, आतंकवाद से लड़ने के संदर्भ में, कट्टरपंथ के संबंध में, जो जो दोनों देशों के मुद्दे जहां पे कन्वर्ज करते हैं, जहां पे उनके हित कन्वर्ज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को लिख सकते हैं और एक स्पष्ट रूपरेखा की बात रख सकते हैं कि किस तरह से वो रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह से वो विजन होना चाहिए, जिसके तहत भारत फ्रांस दोनों के संबंध क्या करें, आपस में और अच्छे स्तर पर, व्यापार के स्तर पर भी डेवलप हों और सारे स्तरों पर डेवलप हों। तो ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इसको करने की कोशिश करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। और ये बात रही लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स की, तो ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।